हेलो एवरीवन, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 7 दैट इज द फैक्टराइजेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग इंक्लूड करेंगे कि फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं और डिफरेंट मैथड्स क्या क्या है फैक्टराइज करने का, और हम लोग ईच मैथड डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ताकि आपको इस समझने में बहुत ईजी हो। तो स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो जो वर्ड है आपका फैक्टराइजेशन, उसमें हम लोग जब उसको ब्रेक करते हैं, जैसे आप जब फैक्टराइजेशन लिखते हो तो उसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसका दो मतलब होता है, करेक्ट। इसमें जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये एक फैक्टर होता है और एक राइजेशन एक मतलब होता है, करेक्ट। दो मीनिंग होता है। फैक्टर का मतलब आपको पता होगा कि वो किसी भी नंबर का, हर एक नंबर जो उसके टेबल में आता है वो उसका फैक्टर्स होता है। जैसे अगर हम लोग 12 लेते हैं, अगर 12 लेते हैं तो 12 का क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? एक तो 1 होगा, हाँ, और 1 जो 1 होता है ना, वो सारे नंबरों का फैक्टर्स होता है। 1 से लेके आप इंफिनिटी चले जाओ, दुनिया में जितने नंबर्स है उस सारे नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है ना, वो 1 होता है। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर का, अगर कोई किसी भी नंबर का फैक्टर्स पूछे तो सबसे पहले तो आप 1 बोल देना, क्योंकि 1 जो है सारे नंबरों का फैक्टर्स होता है। 1 से लेके इंफिनिटी तक में सारे नंबरों का वो कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद 12 किस टेबल में और आता है? 12 टू के टेबल में आता है, करेक्ट। और 12 और किस टेबल में आता है? 4 3 जा 12 आता है। और एक 12 किस टेबल में आता है? 3 का टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12। और 12 किस टेबल में आता है? 6 2 जा 12 आता है, 6 में भी आता है। और 12 किस में आता है? 12 खुद के में टेबल में भी आता है, 12 1 जा 12। तो इसके 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसको बोलते हैं ना फैक्टर। लेकिन हम लोग का जो ये चैप्टर है वो है फैक्टराइजेशन। मतलब ये जो फैक्टर हम लोग सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कि एक नंबर का क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, यू नो, लाइक जैसे 12 हुआ, करेक्ट, आपका 12 जो नंबर हुआ, तो हम लोग इसमें ये देखेंगे ना 12 का क्या क्या फैक्टर है। 3 ऑफ मतलब 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, 12, क्योंकि ये सारे जो नंबर्स है ना, इसमें सारे नंबर्स में 12 आता है। ये नंबरों का जब आप टेबल पढ़ोगे ना तो ये आता है, तो वो इसके सारे फैक्टर्स हैं। तो हम लोग ये फैक्टराइजेशन चैप्टर में ना सिर्फ फैक्टर नहीं डालते, यू नो, लाइक हम लोग को तो फैक्टर्स पता चल गया कि इसका फैक्टर्स इतने सारे 2 2 4 2 6 फैक्टर्स हैं। लेकिन हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर में क्या करते हैं, 12 का टेबल पढ़ जाता है, यू नो, लाइक 12 ऐसे पढ़ते हैं टेबल, जैसे हम लोग 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है, इसलिए 1 छोड़ दो, 2 से स्टार्ट करो। तो 2 के टेबल में आपका 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 या 12, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, 2 6 या 12। फिर 12 किस 3 4 या 12 होता है, 3 4 या 12 होता है, 4 3 जब भी होता है, तो बात तो बराबर है। तो ये हम लोग ना इसको जो टेबल पढ़ जाते हैं ना, ये जो टेबल पढ़ते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी नंबर का हम लोग क्या कर देते हैं, सीधा सीधा टेबल पढ़ जाते हैं, और टेबल पढ़ने पे ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्योंकि फैक्टर है और ये प्रोसेस है, तो दोनों को मिला के ये फैक्टराइजेशन चैप्टर बनता है, करेक्ट। समझ में आया? तो फैक्टराइजेशन इस, और कोई भी नंबर आपको दे, आपको वेरिएबल्स दे या फिर आपको कोएफिशिएंट दे या फिर आपको कोई एक्सप्रेशन दे, टर्म्स दे, तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले उस जो भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उसका, या कोएफिशिएंट है या कोई नंबर है, तो उसका सीधा सीधा आप क्या करोगे, टेबल पढ़ जाना, करेक्ट। तो टेबल पढ़ जाना, क्योंकि हम लोग का वो प्रोसेस को ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं, इसलिए टेबल पढ़ना मतलब टेबल ही इसमें पढ़ा जाता है, करेक्ट। तो इसमें जो हो गया, ये तो फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है ना, आपका वेरिएबल का भी हो सकता है और आपका नंबर्स का भी हो सकता है और आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे ना वेरिएबल्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वेरिएबल्स बोलते किसको है, नो, लाइक। तो वेरिएबल्स का ना सिंपल मीनिंग है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का, सिंपल मीनिंग एकदम। अल्फाबेट जानते हो ना, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट जानते हो, ABCD। तो ए से लेके जेड तक अगर कोई भी अल्फाबेट आपको मैथ्स में दिखाई देता है, यानी वो क्या है, वेरिएबल। बस इतना ही लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में समझो वेरिएबल होता क्या है। जैसे अगर आपका ये एक्स है, ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल है। अगर 4x है तो ये भी आपका वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x है, अल्फाबेट है। अगर
वेरिएबल के साथ अगर आपका कोफिशिएंट नंबर भी है तभी भी वो आपका ये 4x वेरिएबल होगा, करेक्ट। क्योंकि हम लोग के जो भी नंबर हो या फिर सिर्फ हम लोग को जहाँ अल्फाबेट दिखाई दे मतलब वो वेरिएबल है। अगर 6a हो गया, 6a हो गया तो ये भी वेरिएबल है। तो आप सोचोगे कि ये तो सिर्फ अल्फाबेट नहीं है, नंबर है, लेकिन ये इसका कोफिशिएंट है, राइट। ये 6 नंबर्स जो रहते हैं कोफिशिएंट रहते हैं, कोफिशिएंट के साथ लेकिन अल्फाबेट लगा हुआ है तो अल्फाबेट लगा तो 6a भी आपका वेरिएबल है। अगर सिर्फ x y z है तो ये भी वेरिएबल है, क्योंकि इसमें भी अल्फाबेट है, x अल्फाबेट है, y अल्फाबेट है, z अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट जो होता है उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया वेरिएबल्स क्या होता है। तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन होता है ना, हम लोग का फैक्टराइजेशन होता है, नंबर्स का भी हो सकता है, आपका वेरिएबल्स का भी हो सकता है, और आपका ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी होता है। तो हम लोग नंबर्स का तो ऑलरेडी देख लिए, नंबर्स का हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स का कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक्स और वाई है, करेक्ट, एक्स वाई वेरिएबल है, तो आपका इसमें क्या क्या फैक्टर्स है, इसमें x एक है और y एक है, करेक्ट, 2 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है मैं अपने प्रीवियस एक्सप्रेशन चैप्टर में अच्छे से मतलब डिस्कस की हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे वेरिएबल्स का फैक्टर्स निकालते हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है। अगर मान लीजिए आपके पास x y z है तो इसमें कितने सारे फैक्टर्स है, x है, एक y है और एक z है। जितने वेरिएबल्स है वो सब उसका फैक्टर्स है, करेक्ट। अगर मान लीजिए आपके पास जैसे वेरिएबल है 4y तो इसमें कितने फैक्टर्स है, एक 4 फैक्टर है, एक आपका y फैक्टर है, करेक्ट। तो 4 का जब ये तो 2 फैक्टर्स है, तो और उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे हैं तो 4 का फैक्टर्स कैसे हम लोग लिखेंगे, 2 into 2, करेक्ट, 2 into 2, 2 2 जा 4 होता है। तो हम लोग टेबल पर जाना है क्योंकि 4 का फैक्टर्स आपका क्या क्या होगा, 4 का फैक्टर्स होगा 1 2 और 4, करेक्ट, ये आपका 3 फैक्टर्स होगा। लेकिन हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर में इसलिए हम लोग इतने सारे ये मतलब इतने सारे फैक्टर्स सोचेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग मैं शुरू में ही बताई हूँ कि आपको जो भी नंबर दिया रहेगा आप उसका टेबल पढ़ के देख लोगे मतलब वो टेबल में कितने बार में आता है। जैसे 4 है तो 2 2 या 4, क्योंकि आप 1 4 जा तो नहीं लिखोगे, या फिर 1 4 जा भी लिख सकते हो या 4 1 जा भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इसको टेबल के फॉर्मेट 1 4 जा या 4 1 जा, तो 1 4 जा बोलिए या फिर 4 1 जा बोलिए, दैट बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया आपका फैक्ट, ये हो गया आपका वेरिएबल्स का कैसे हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। अब एक्सप्रेशन का देखते हैं। एक्सप्रेशन में क्या होता है ना, एक्सप्रेशन में हम लोग को ले लिए 9xy z, करेक्ट। तो इसमें हम लोग 9xy z ले लिए, तो हम लोग 3 का कैसे 9 का कैसा फैक्टर निकालेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आता है, क्योंकि 9 का फैक्टर्स ऐसे देखोगे तो 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। लेकिन हम लोग को तो टेबल पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में टेबल पढ़ने से ये इजी होगा सॉल्व करने के लिए। तो 3 3 जा 9 और आपका एक फैक्टर आ गया x और एक फैक्टर आ गया y और एक फैक्टर आ गया z। तो कितने सारे फैक्टर्स है, 1 3 4 5 फैक्टर्स है। तो आपको समझ में आया हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर में जो नंबर्स का कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, वेरिएबल्स का कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई भी कोफिशिएंट रहे या कोई भी टर्म रहे आपके पास, ये टर्म रहे उसके साथ कोफिशिएंट रहे, तो आप जो भी नंबर है उसका आप टेबल पढ़ लोगे तो आपको बहुत इजी होगा उसको आगे सॉल्व करने के। नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। जैसे फैक्टराइजेशन तो हम लोग समझ गए कि कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग ना डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कि किस किस मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का रूल्स रेगुलेशन होता है। तो फैक्टराइजेशन का भी मेथड्स होगा, बिना मेथड्स का तो आप उसको सॉल्व कर नहीं सकते हो। तो जो सबसे पहला हम लोग का मेथड है ना वो है कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड का मतलब होता है ना कि जैसे अगर आपको बहुत सारे टर्म्स दिए हुए तो उसमें ना आपका अगर जब टर्म्स देखोगे ना, जैसे अगर 3 दिया है टर्म्स या 4 दिया टर्म्स या 4 टर्म्स दिया या 5 टर्म्स का जितना भी लंबा एक्सप्रेशन होगा, लेकिन जब वो सारे टर्म्स को देखोगे ना तो आपको हर टर्म्स में ना आपको कुछ ना कुछ कॉमन ही मिलेगा। जैसे अगर आपका कुछ भी जैसे वेजिटेबल्स ले लो,
वेजिटेबल्स का नाम ले लो, जैसे आलू प्याज या फिर आलू टमाटर या फिर आलू मटर, जो भी लोगे तो आपका जो 3 टर्म है आलू प्याज, आलू मटर, आलू गोभी, जो भी है, तो सब में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, आलू सब में कॉमन है, करेक्ट। तो ये यही होता है कॉमन फैक्टर मेथड में, ये होता है जितने भी टर्म्स दिए रहे हैं ना, आपको सारे टर्म्स में कोई कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। तो जैसे हम लोग इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं, तो ये जो एग्जांपल लिए हैं, सबसे पहले क्या है 6ab माइनस 9bc। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या है। इसको सॉल्व करने से पहले आप फैक्टर्स निकाल लोगे, तो इसका फैक्टर्स क्या होगा, 3 का क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये क्या हो जाएगा, और एक फैक्टर आपका a आ जाएगा, और एक फैक्टर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो आपका कितना सारा फैक्टर्स आया, 3 2ab, यानी 4 फैक्टर आया 6ab का। अब हम लोग 9 का देख लेते हैं, तो 9 का क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, करेक्ट। क्योंकि मैं फैक्टर्स कैसे बोली थी आपको करने के लिए, आपको सीधा टेबल पर जाना है। तो हम लोग ना 1 से टेबल पढ़ते हैं, तो 1 तो नॉर्मली सबका कॉमन फैक्टर, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6 बात बराबर है। फिर यहाँ पे 9 देख रहे हैं, तो हम लोग 3 2 में तो आएगा नहीं, तो 3 का टेबल में आ जाएगा, तो 3 3 जा 9। तो ऐसे 4 5 ऐसे ही टेबल आप ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हो, चेक कर सकते हो। आप कोशिश करना कि बड़े नंबर का टेबल जल्दी नहीं पड़े, क्योंकि जैसे 9 का आप ये भी सोच सकते हैं 9 1 जा 9, तो बड़े नंबर का टेबल नहीं पढ़ना, मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट करना, वो फिर आपको बाद में बहुत हेल्पफुल होता है, लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा आपका ये जो जब सॉल्व करोगे। तो ये दूसरा फैक्टर क्या आ गया बी, और तीसरा फैक्टर क्या, चौथा फैक्टर क्या आ गया सी। तो इसका भी 4 फैक्टर्स, इसके कितने फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स है, इसके भी 4 फैक्टर्स है, करेक्ट है। तो अब हम लोग देखते हैं ये दोनों में ना कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स है। तो सबसे पहले 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, और आप देखोगे तो b इधर भी है और b इधर भी है, यानी 3b और 3b ये दोनों टर्म्स में कॉमन है, करेक्ट। मैंने बोला ना कि जितने भी टर्म्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग अगर ऐसा टर्म्स मिलता है आपको, तो उसको कॉमन फैक्टर मेथड से सॉल्व किया जाता है, ताकि फिर तो हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे, तो ये आपका कॉमन आ गया 3b, ये वाला जो 6ab माइनस 9bc में क्या आपका कॉमन आ गया 3b। तो 3b जब निकल गया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 2a बचा, क्योंकि 3b ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं, तो 2a बचा, और यहाँ पे आपका क्या है माइनस। अब हम लोग 9bc का फैक्टर्स लेंगे, तो यहाँ भी हम लोग 3b ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा है और c बचा, यानी 3c। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। समझ में आया ना कितना इजी है। आप टेबल पर जाओगे, फिर उसके बाद से दोनों का फैक्टर्स निकाल लोगे, वेरिएबल्स का। आपको तो वेरिएबल्स पता है, जो पर्टिकुलर जैसे ए बी वेरिएबल्स है तो उसका निकाल लोगे, कोफिशिएंट का निकाल लोगे, और उसके बाद से और वो टेबल पढ़ के ही निकालना। तो फिर उसके बाद से 3 3, और दोनों में फिर देखोगे कॉमन क्या क्या चीज है। जैसे इसमें अगर 3 है तो उसमें भी 3 है, देख रहे हैं, तो इसमें b है तो उसमें भी b है। तो ये हम लोग का 3b क्या समझ में आया, यहाँ भी 3b कॉमन है और यहाँ भी 3b कॉमन है। ये हम लोग को पता चल रहा है, दोनों में 3b कॉमन है, तो 3b हम लोग यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 2a बचा, तो 2a हम लोग यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे भी। हम 9bc का आप लोग देखेंगे क्या बचा, क्योंकि इसका भी तो हम लोग 3b लेंगे ना, तो इसमें क्या बचा, 3c बचा। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि कॉमन फैक्टर मेथड हम लोग कैसे करते हैं, बाय टेकिंग कॉमन फ्रॉम ईच टर्म, बाय टेकिंग कॉमन फ्रॉम ईच टर्म, फ्रॉम ईच टर्म। समझ में आया, कॉमन फैक्टर मेथड हम लोग ऐसे हर टर्म से कुछ कॉमन लेके और बाकी का जो बचता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, वो है आपका ये फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म। जैसे रीग्रुपिंग टर्म से हम लोग कैसे मतलब फैक्टराइज करते हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी तो हम लोग को जब टर्म क्या होता है ना, लाइक कभी कभी तो जितने टर्म्स है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाता है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म था, तो आपका 3b और 3b यहाँ पे कॉमन निकल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अब जैसे जितने टर्म्स है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 टर्म्स है, तो चारों टर्म्स में ना कुछ ना सब में कॉमन कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप उसको ग्रुप करोगे ना, 2 का या फिर 6 टर्म है तो 3 का ग्रुप करोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ उस पर कॉमन निकलेगा।
तो हमेशा तो ऐसा केस आपको नहीं मिलेगा ना कि आपको टर्म्स दे देगा और आपको उसमें कॉमन दे देगा, आप इजीली फाइंड कर लोगे। आपको फिर ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि आपको बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं लेकिन सारे टर्म्स एक दूसरे से अलग है, लाइक एक दूसरे से सिमिलर है, बट आप अगर फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करो तो वहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो आपको हर टर्म अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप उसको रीग्रुप करोगे ना, मान लो उसको दो दो का पेयर कर दिए या फिर तीन तीन का कर दिया, तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। तो ऐसा जब टर्म्स आता है ना, तो ऐसे जब टर्म्स आपको क्वेश्चन में मिलता है तो वहाँ पे आपको ये वाला मेथड यूज करना है, रीग्रुपिंग टर्म्स करके उसको फैक्टराइज करना है। तो अब हम लोग इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। तो हेल्प से समझते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, ये दोनों टर्म में नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। फिर ये दोनों में देखोगे तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, ए मिल रहा है, करेक्ट। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग में करते हैं। जैसे हम लोग को ऐसा ग्रुप में इसको करना है कि क्योंकि ये दोनों का तो कॉमन नहीं निकला, तो हम लोग तो इसको कॉमन मेथड यूज करके कर ही नहीं सकते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एक ऐसा वेरिएबल या फिर एक ऐसा टर्म लाना जो टर्म लाने के बाद इसमें कुछ कॉमन आ जाए। तो हम लोग प्लस ए बी प्लस ए सी, तो हम लोग देखिए ये दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाले टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है। तो या अब हम लोग इसको ऐसे अरेंज करेंगे, ये सारे टर्म्स को ऐसे अरेंज करेंगे या रीग्रुप करेंगे ताकि हम लोग को सारे टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। तो जैसे अगर हम लोग ये और ये वाला एक साथ लिखते हैं, तो हम लोग को ये और ये वाला एक साथ लिखते हैं, ये दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग को ये यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। फिर ये दोनों को लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सी कॉमन मिल जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग इसको पहले रीग्रुप कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के पहले। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब हम लोग रीग्रुप कर लिए, ये दोनों को रीग्रुप कर लिए और इसको दोनों को रीग्रुप कर लिए। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग को कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो ए हम लोग ले लेते हैं। फिर उसके बाद से ए स्क्वायर में हम लोग एक, ए स्क्वायर मतलब दो ठो ए है, यानी एक ले लिया, यानी यहाँ पे क्या बचा, एक, 1 ए बचा। फिर उसके बाद से यहाँ पे ए हम लोग ऑलरेडी ले चुके, तो यहाँ पे क्या बचा, बी बचा। फिर हम लोग अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो बी सी और ए सी में हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, सी है। हम लोग बी सी और ए सी में कॉमन क्या है, सी। दोनों में जो है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सी ले लेते कॉमन। फिर यहाँ पे क्या बचा आपका, बी बचा। फिर यहाँ पे क्या बचा, ए सी में ए बचा, ए बचा। तो आपका अब हम लोग को ये चीज हमेशा याद रखना है ना, ये जो दोनों ब्रैकेट में हम लोग डालते हैं ना, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट नहीं लिखते, ये इसका आंसर लिखने के टाइम भी ना हम लोग कॉमन लेके ही फाइनल आंसर लिखते हैं। तो अगर ए प्लस बी हो या फिर बी प्लस ए, आपका सेम ही है। ये दोनों ए प्लस बी अगर आप ऐसे लिखो या फिर बी प्लस ए लिखो, ये दोनों आपका सेम ही है। ये प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो ये दोनों सेम ही है। तो इसमें क्या होता है, तो ये हम लोग इसमें क्या कॉमन ले लिए, हम लोग ए प्लस बी कॉमन ले लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ए बचेगा, क्योंकि हमने ए प्लस बी यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे आपको क्या बचा, सिर्फ ए बचा, ए हम लोग लिख दिए। यहाँ पे इसमें भी आप देखो, तो इसमें हम लोग बी प्लस ए या फिर ए प्लस ए ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे। यहाँ पे क्या बचा, प्लस सी बचा, तो यहाँ पे प्लस सी हम लोग लिख देते हैं। तो ये ऐसे करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको जब आंसर निकाल रहे हो तो आपको ये चीज, ये आप डायरेक्ट नहीं लिख दो कि चलो ये वाला ये प्लस बी दोनों में है, दोनों में लिख दो और यहाँ पे ए प्लस सी, नहीं, ये इसमें से भी आपको कॉमन लेके प्रॉपर वे से करना, ताकि आपका मिस्टेक ना हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए, तो ए बचा, तो ए आ गया यहाँ पे ये कॉमन ऑलरेडी ले चुके, तो यहाँ पे प्लस सी बचा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको समझ में कॉमन फैक्टर मेथड क्या होता है, फिर आपका रीग्रुपिंग टर्म्स से हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, गिवन एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी हम लोग जो आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टराइज करते हैं। तो इसमें जो आइडेंटिटीज मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा आइडेंटिटीज की, ये जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज होता है। फिर उसका क्या होता है आंसर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग ईच आइडेंटिटी यूज करके देखते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं। तो पहला जो आइडेंटिटीज मैंने लिया है वो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि ये हम लोग को एक्सप्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पे जो हम 49x² है, तो हम लोग जब इसको 49x², तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हम आपको बोले हैं डायरेक्ट टेबल पढ़ने के लिए। तो ये 7 7 जा 49 हो जाएगा, और ये x कितना हो जाएगा, x² यानी 2 यहाँ पे x है, x² मतलब 2 x है। और आपका 16y² कैसे हो जाएगा, 16y², ये आपका 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। और y 2 है यानी एक ये y और एक y, करेक्ट है। तो ये आपका फैक्टर्स हो गया 49x² का, और ये 16y² को हम लोग फैक्टराइज कर दिए। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना 7 है, 2 7 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो 49 किसका स्क्वायर है, आपका 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको 7 लिख सकते हैं, और x² एक 2 है यानी एक अंदर लिख के इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर। और ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 हम लोग ऐसा लिख के, और y 2 है यानी एक y अंदर लिख के इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये 16y² किसका स्क्वायर है, 4y का स्क्वायर है। तो ये आपका फॉर्म में आ गया ना, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो इसका क्या फॉर्मूला है हम लोग का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग पहले a प्लस बी करेंगे, तो a क्या है हम लोग का 7 और b क्या है 4y। तो ये हो गया a प्लस बी, और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी। तो समझ में आया हम लोग कैसे आइडेंटिटीज यूज करके, फर्स्ट वाला आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टराइज किए। ये भी अगेन 2 मेथड्स में, 2 स्टेप्स में ही सॉल्व हो गया। एक्चुअली जब आइडेंटिटीज आप यूज करोगे ना, तो जो भी एक्सप्रेशन है ना, या फिर कुछ भी फैक्टराइज करोगे ना, बहुत इजी होता है, इजी भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज, उसको यूज करके हम लोग कैसे ये एक्सप्रेशन को या फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट आइडेंटिटीज हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब हम लोग ये एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। तो यू नो लाइक इसमें हम लोग को क्या फॉर्मेट में करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें उसको सॉल्व करना है। तो जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, 25 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो आपका हो जाएगा 5 जा 25 यानी ये 5 का स्क्वायर है, ये समझ में आ गया। और x² है यानी ये किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। ये ऐसे भी पता चल रहा है क्योंकि x² मतलब 2 x है। तो ये आपका हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² हो जाएगा, प्लस इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हुआ ना a² और ये आपका ये b² हो गया, करेक्ट। और हम लोग को अब क्या चाहिए, 2ab चाहिए। तो 2 इंटू ए हम लोग का क्या है, a हम लोग का x है, और b क्या है हम लोग का 5 है। तो ये हो गया 10x। आप 5 2 जा 10 करो, 5 2 जा 10, और ये x हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया ना, a² प्लस b² प्लस 2ab का बन गया, करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला में बन गया आपका। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का a क्या है यहाँ पे x है, और b क्या है हम लोग का यहाँ पे 5 है, यानी ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगेन 2 स्टेप्स में सॉल्व हो गया। तो इसीलिए आइडेंटिटीज जो भी चैप्टर्स में जो होते हैं ना, कुछ बच्चे स्किप कर जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं ना, यू नो लाइक वो जो एक जो मेथड होता है ना, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, आप हो सकता है आइडेंटिटीज आप यूज नहीं करो, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा यार आइडेंटिटीज यूज करते तो विदिन 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी चैप्टर में जितना भी मैथड्स है ना, उसको अच्छे से समझो, ताकि कोई भी मेथड है ना तो कभी भी इस्तेमाल कर सको। ये मतलब कॉमन फैक्टर मेथड हो गया आपका रीग्रुपिंग। आप कॉमन फैक्टर मेथड पढ़े, रीग्रुपिंग टर्म्स नहीं पढ़े, तो आपको जब कॉमन ही नहीं मिलेगा तो फिर आप सोचोगे अरे यार अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसलिए रीग्रुपिंग टर्म्स भी आना जरूरी है आपको। और आइडेंटिटीज बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया, ऑलरेडी मैं एक्सप्रेशन चैप्टर में मैंने बताया कि आइडेंटिटीज यूज करके विदिन 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स में हम लोग आंसर तुरंत निकाल लेते हैं, पूरा टाइम सेविंग है। तो इसलिए आइडेंटिटीज भी अच्छे से सारे मेथड्स प्रॉपरली फॉलो करो, ताकि आपको अगर जो भी क्वेश्चंस मिले ना, फटाक से आप उसको कर लो। ये नहीं सोचो कि अब इसको कैसे करें, 1-2 मेथड पढ़ोगे फिर आप बाकी का स्किप कर जाओगे, तो आपको जब सॉल्व करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए सारे मेथड्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे के पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर, एक्सरसाइज करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये वाला देखें कि हम लोग सेकंड आइडेंटिटीज यूज करके कैसे हम लोग एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिए। तो ये किसका हो गया, आपका x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट आइडेंटिटीज को कैसे यूज करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, यानी लास्ट आइडेंटिटीज को देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेशन सॉल्व करने में या फैक्टराइज इसको, जब ये जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करने में इसको यूज करते हैं। तो आपका जो लास्ट वाला जो ये आइडेंटिटीज है हमने क्या लिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। क्या करना है, a प्लस बी में 2 सबको प्लस कर देना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab कर देना, बाकी तो ये भी प्लस है और ये भी बी स्क्वायर भी प्लस रहेगा। खाली क्या करना है, 2ab को माइनस कर देना है, तो क्योंकि हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे कैसे फिट करते हैं। तो 4x स्क्वायर का हम लोग क्या क्या फैक्टर्स आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये x 1 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। यानी हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है ये 2x का होल स्क्वायर है, करेक्ट। यहाँ से समझ में आ रहा है, 2 2 है, 1 ले लीजिए, 2 x है तो 1 x ले लीजिए, तो 2x का होल स्क्वायर है। तो ये और यहाँ पे क्या बचा, 9y स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ पे एक y है और एक यहाँ पे y के लिए 2y है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है, ये 2 3 से 1 3 ले लीजिए, 2y से 1 y ले लीजिए, तो ये 3y का स्क्वायर हो गया, करेक्ट। ये 2x का स्क्वायर हो गया और ये 3y का स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy को हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग देखें यहाँ पे ये कितना, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 9y किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर है, तो ये 3y का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू ए बी, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए, हम लोग का क्या है, a ये है और b ये है, यानी 2x इंटू 3y, करेक्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy। तो यानी आपको समझ में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ये फॉर्मूला, माइनस 2ab का फॉर्मूला आ गया। ये किसका, ये आपका क्या हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर। इजी। हमने तीनों आइडेंटिटीज को देखा कैसे हम लोग यूज करके ये फैक्टराइज करते हैं एक्सप्रेशंस को। तो ये करेक्ट, आइडेंटिटीज यूज करना ऑलवेज इजी, वेरी इजी। आप एक्सप्रेशन सॉल्व करने में आइडेंटिटीज यूज करो या फैक्टराइज करने में यूज करो, क्योंकि आइडेंटिटीज हमेशा विद इन 2 या 3 स्टेप्स में फिनिश हो जाता है। आपको ऐसा लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। तो मेथड डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका जो लास्ट मेथड है वो आपका है मिडिल टर्म, वो आपका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब समझ रहे हैं आप, मिडिल जो बीच में जो टर्म है ना उसको स्प्लिट करना है, यानी पार्ट कर देना है, करेक्ट। और आपका उसमें क्या होता है ना, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स भी बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स ऑलरेडी आपको पता है कि ट्राइनोमियल्स एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें 3 टर्म रहता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 टर्म है ना, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स भी बोलते हैं। और जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है हमेशा क्वाड्रेटिक आपका ट्राइनोमियल्स नहीं होता है, करेक्ट। उसमें 3 टर्म होना ही चाहिए, तभी तो आप बीच वाला को करोगे ना, तो इसीलिए 3 टर्म्स होना ही चाहिए। और ये जो मेथड है ना सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये आप बहुत केयरफुली देखना, क्योंकि अगर इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, लाइक। तो जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के हेल्प से इसको प्रॉपर समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म्स है, करेक्ट। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ट्राइनोमियल्स हो गया। आपको एक्सप्रेशंस में मैंने बताया था ट्राइनोमियल्स एक्सप्रेशन में 3 टर्म होता है। तो इसमें जो है ना आपको ये क्या है ना, लास्ट टर्म है, ये क्या है आपका लास्ट टर्म है, सबसे पीछे है तो बेचारा लास्ट टर्म ही होगा। और ये सबसे आगे, यानी ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सबसे आगे है तो ये फर्स्ट टर्म होगा। ये बेचारा 8x जो है वो बीच में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीच वाला टर्म बोलेंगे। तो हम लोग को जो ये जो मेथड है ना, हम लोग यही वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को इसी को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट का मतलब आपको पता है कि पार्ट करना है, उसको पार्ट करना है। स्प्लिट का मतलब उसको एक भाग से दूसरा भाग में स्प्लिट कर देना है। तो आपको समझ में, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है, और जो बीच में बच गया वो आपका मिडिल टर्म है। तो इसको स्प्लिट करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग ऑलरेडी
हम लोग हर टर्म्स को क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर ले रहे हैं साइड में, जिससे हम लोग को बहुत इजी हो रहा है सॉल्व करने में। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम आ गया कि हम लोग कैसे ट्राई, मतलब ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है ना, आप ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हम लोग क्या है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है 50। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 15x स्क्वायर, करेक्ट है। तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। हम लोग तब से स्टार्टिंग से ही फैक्टराइज कर रहे हैं। तो हम लोग फैक्टराइज कैसे कर रहे हैं, टेबल पर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेबल पर जा रहे हैं। तो टेबल हम लोग जब 15 का पढ़ेंगे, हाँ ये तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो आपको उसको फैक्टराइज करना है, और आपको वो जो आंसर आएगा उसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि प्लस या माइनस करने से ये जो आपका मिडिल टर्म है ये आपका आना चाहिए। आपको वैसे उसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग 15x स्क्वायर को फैक्टराइज करते हैं। तो 15x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में तो आता नहीं, 1 तो छोड़ दीजिए सबको, तो सबका ही कॉमन है, उसको छोड़ ही दीजिए। फिर 2 तो 2 के टेबल में 15 आता नहीं, हम लोग 3 में देखते हैं, 3 5 जा 15, हम लोग डायरेक्ट 3 5 जा 15 ले लेते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसको ऐड करने से 8x आता है, 8 आता है क्या, यस। 3 + 5 हम लोग ऐड करेंगे तो 8 आ गया ना। और x का 2 फैक्टर है, एक तो x है और एक तो ये x है, क्योंकि x स्क्वायर है तो 2 तो इसका फैक्टर है, 2 तो x है, यानी हम लोग एक x इसमें लगा देंगे, एक x इसमें लगा देंगे। तो 3x + 5x क्या हो जाएगा आपका, 8x हो जाएगा, करेक्ट है। तो एक x इधर आ जाएगा, 3x में आ जाएगा, एक x 5 में आ जाएगा, तो आपका ये 8x हो गया। तो यानी दिस इज द हम लोग का ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट मिल गया, क्योंकि 3x + 5x क्या होता है, 8x होता है। तो कितना इजी हुआ आपको समझने के लिए। तो ये हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, हम लोग इसको कैसे स्प्लिट किए, 8x को 3x + 5x में स्प्लिट किए, और ये आपका रह जाएगा 50। तो अब हम लोग को पता है स्प्लिट तो कर लिए, और हम लोग को फैक्टराइज में पता है कि हम लोग कॉमन ही लेते हैं, क्योंकि कॉमन मेथड यूज करते हैं। तो ये दोनों में आपका क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। तो x यहाँ पे कितना, 2 था, 2 बेचारा था, एक तो चला गया तो एक बचा, और यहाँ पे कितना 3x है। तो यहाँ का तो x ऑलरेडी हम लोग कॉमन ले चुके थे, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक कोफिशिएंट बचा, नंबर बचा। फिर अब हम लोग ये दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हो x तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल है, बट यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, लेकिन नंबर दोनों जगह है, यानी हम लोग नंबर कॉमन यहाँ ले सकते हैं, वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। तो 5 को हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि 5 का टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है। तो यानी हम लोग यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 को कॉमन ले लिए तो 5 तो चला गया, तो x बचा, यहाँ पे क्या बचा, x बचा। और ये 5 का टेबल पढ़ोगे तो कितने बार में 15 आता है, 3 जा 15 आता है, करेक्ट। तो x + 3 हो गया, तो यहाँ भी x + 3 हो गया, यहाँ भी x + 3 हो गया। मैंने बोला था ये दोनों इक्वल हमेशा होना चाहिए, तभी आप कॉमन फिर से आंसर जब निकालोगे तो कॉमन ले सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ पे x + 3 है, यहाँ पे x + 4 है, यानी आप कॉमन इसको नहीं ले सकते। मैं बोली ना, आलू के साथ कॉमन जाएगा, आलू प्याज के साथ कॉमन नहीं जाएगा। तो यानी आपको यहाँ भी सेम देखना और यहाँ भी सेम रहना चाहिए, तभी आपका आंसर निकलेगा। अगर ये दोनों डिफरेंट आ गया तो आपका आंसर जो निकलेगा वो गलत निकलेगा। आप कॉमन ही नहीं ले सकते तो आंसर आएगा कहाँ से, करेक्ट। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। तो अब ये दो, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, तो x + 3 इधर भी देख रहे हैं, x + 3 उधर भी देख रहे हैं, यानी हम लोग x + 3 कॉमन ले लिए। तो यहाँ से हम लोग x + 3 कॉमन ले लिए, तो ये जो x है बच गया बेचारा, तो इसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं। और यहाँ पे x + 3 ले लिए, तो यहाँ +5 बच गया, तो +5 यहाँ डाल देते हैं, यानी दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इतना कुछ हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उसको ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि उसको प्लस या माइनस करोगे तो जो बीच में जो नंबर है ना वो आना चाहिए बस आपका। तो हम लोग फैक्टराइज में हम लोग डायरेक्ट करते हैं, फैक्टर्स निकालने के सीधा टेबल पर जाते हैं। तो 3 5 जा 15, तो 8x आ गया। यहाँ पे 2 तो x है, एक तो x इसके साथ जाएगा, एक तो x इसके साथ जाएगा, तो 3x + 5x हो जाएगा 8x। तो हम लोग को एक ही शॉर्ट में स्प्लिट मिल गया 8x का, और एक ही शॉर्ट में हम लोग को 8x का स्प्लिट मिल गया। तो अब तो हम लोग देखते हैं कि जैसे फर्स्ट टर्म हम लोग का सिर्फ वेरिएबल ही है, तो हम लोग कैसे निकालिए। अब हो सकता है फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट भी हो वेरिएबल के साथ, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी चेकआउट करते हैं। हाँ, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व किए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये जो ट्राइनोमियल्स है ना, इसमें आपका वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट भी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये
2x² इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20x²। अब अगेन आपका 20x² आ गया, तो अब हम लोग को 20x² को ऐसा स्प्लिट करना है कि जैसे 9x आ जाए। तो हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, हम लोग टेबल पर जाएंगे। तो 3 के टेबल में 20 आता नहीं, 2 का टेबल में 2 10 आता है, तो 2 10 करने से तो 9 आएगा नहीं, प्लस माइनस कुछ भी कर लीजिए 9 आएगा नहीं। तो 3 का टेबल में तो 20 आता ही नहीं, तो 4 का टेबल है 4 5 जो 20 आता है, करेक्ट। तो 4 5 जो 20, और ये 2 एक्स है, आपको पता ही है, ये 2 एक्स है, तो 4 5 जो 20 हो गया। तो ये 4 + 5 को ऐड करने से 9 तो आ ही जा रहा है ना। और यहाँ का एक एक्स ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ, और इसका एक एक्स यहाँ ले लेंगे, एक एक्स यहाँ ले लेंगे, यानी ये आपका हो गया ना 4x + 5x = 9x। सिंपल। टेबल पढ़े तो विद इन सेकेंड में आपको इसका मिडिल टर्म का जो है स्प्लिट मिल गया। और आप इसको जैसे अगर फैक्टर्स निकालोगे, फिर अदरवाइज लाइक ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सीधा टेबल पढ़ जाओ, उसको ऐड करके देख लो, ऐड माइनस करके देख लो, जो मिडिल टर्म में जो नंबर है वो आ रहा है क्या, जो मिडिल टर्म में जो भी टर्म है वो एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग को यहाँ पे मिडिल टर्म का स्प्लिट मिल गया 4x + 5x। अब हम लोग इक्वेशन में इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस मिडिल टर्म का स्प्लिट हम लोग क्या है 4x + 5x + 10, करेक्ट। अब हम लोग को पता है स्प्लिट मिलने के बाद हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन आपका 2 है, 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे x 2 तो एक ही है, लेकिन x² है, यानी ये x 2 है, तो एक x ले चुके, तो एक x बचा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचा 4x है, तो 2x ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो ये 2x बचा, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल लिए, लेकिन दोनों में नंबर्स है, तो हम लोग नंबर कॉमन लेंगे, तो 5 ले लिए, तो यहाँ पे x हो गया, और 5 का टेबल कितना बार पढ़ोगे तो 10 आएगा, 5 2 10 आएगा, तो यहाँ पे 2 ले लोगे, करेक्ट। तो ये हम लोग का फिर अगेन ये दोनों कॉमन आया, ये दोनों सेम आया, जो हम लोग को आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं, तो x + 2 ले लिए कॉमन, और x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या बचा x + 2 तो ऑलरेडी हम लोग ये फैक्टर ले चुके हैं, तो ये क्या यहाँ पे बचा, खाली 2x बचा। यहाँ पे x + 2 है, तो ये फैक्टर को हम लोग ले लिए, x + 2 को ले लिए, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हम लोग x + 2 ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 2x बचा। फिर यहाँ भी ले लिए x + 2, तो यहाँ पे क्या बचा +5 बचा, यानी दिस इज आवर फाइनल। यहीं पे ये जो हमारा चैप्टर है फैक्टराइजेशन का, ये फिनिश होता है, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स देखा, फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं, और फैक्टराइज करने का इजी मेथड्स क्या है, और हम लोग ईच जो मेथड्स है वो एग्जांपल्स की हेल्प से समझे। तो आई होप ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस फ्यूचर में और बना सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।